नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आपको सियासी दंगल जल्द ही संसद में देखने को मिल सकता है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली अध्यादेश से लेकर कई अहम मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा होगी, बहस होगी। वो हो सकता है कि वोटिंग भी हो, यानी सरकार के साथ साथ विपक्ष की एकजुटता का भी ये टेस्ट होने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ये सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां से जीत के रास्ते जुड़ सकते हैं। आज हम मॉनसून सत्र, मुद्दे, विपक्ष की एकजुटता और सियासत पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मानसून सत्र की घंटी बज गई है, तारीख का ऐलान हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और दूसरे कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। तारीख तय है, एजेंडा भी तय है, लेकिन टेस्ट होना बाकी है। विपक्ष की एकता का टेस्ट, सरकार के संयम का टेस्ट, सियासत का लिटमस टेस्ट। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं। यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है, यानी उनके पास देश के सामान्य मानवीय के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं, वो एक मंच पर दिख रहे हैं। यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश को लाने के लिए एक विधेयक ला सकती है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। इसके लिए केजरीवाल की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। केंद्र के फैसले के खिलाफ और संसद में समर्थन के लिए केजरीवाल अब तक कई नेताओं के दरवाजे पर चक्कर लगा चुके हैं। यहां तक कि पटना के विपक्षी एकता की बैठक में भी हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन पटना में जब कांग्रेस समेत विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने अपने पत्ते साफ नहीं किए, तो आम आदमी पार्टी की अनबन हो गई। इस पे आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन नहीं हो रहा। ये कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो भाजपा के साथ खड़ी है या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई में साथ खड़ी है। ये मुद्दा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा है। ये देश के संविधान को बचाने का मुद्दा है, इस पे बात करनी चाहिए। 23 दिनों तक चलने वाले मानसून सत्र में अध्यादेश पर संसद में वोटिंग की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में विपक्ष की एकता की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सियासत के हिसाब से सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। कांग्रेस की प्राथमिकता की लिस्ट अलग है, जो आम आदमी पार्टी से तालमेल नहीं खाती है, जिसका जिक्र कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके बताया। जनता की चिंता से जुड़े उन सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें विपक्ष लगातार उठा रहा है, जिनमें वे मुद्दे भी शामिल हैं, जिन पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। संसद का मानसून सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि मानसून सत्र की कार्रवाई नई संसद में हो सकती है, जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इतना ही नहीं, मानसून सत्र में संसद की कार्रवाई में राहुल गांधी भी नहीं रहेंगे। अयोग्य होने की वजह से वो कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन कांग्रेस के तेवर वैसे ही आक्रामक दिख सकते हैं। सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद इसीलिए भी है क्योंकि विपक्षी दल अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा लेते हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, अलका लांबा कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू हैं, मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, और स्टूडियो से विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा अलका लांबा के पास चलते हुए, अलका जी, क्योंकि
आम आदमी पार्टी ने तो अपना रुख दिखा दिया है, क्योंकि पटना में जब वो साथ थे तो इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे थे कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से साथ नहीं आ रही, आप अध्यादेश के मुद्दे पर उनके साथ नहीं है। जब अब ये पूरा मामला मानसून सत्र में उठेगा, आप देंगी आम आदमी पार्टी का साथ? अर्पिता जी, मानसून सत्र सिर्फ एक दल और किसी एक मुद्दे पर नहीं है, ये इस भाजपा की सरकार के 10वां और अंतिम मानसून सत्र है। ये आप भी जानती हैं, अगले साल चुनाव हो जाएंगे। इस मानसून सत्र में बिल्कुल हम विपक्षी एक मत होकर, क्योंकि हम लोग मिलने वाले हैं, बात होगी मुद्दा क्या है। मुद्दा सही में आज पूछेंगी। 120 रुपए किलो टमाटर मैंने खरीदा, वीडियो डाला है सब्जी वाले का। तो देश में महंगाई से लोग त्रस्त हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली चुनावों की मांग रहेगी, मणिपुर की जलती आग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी तक चुप्पी जो है मुद्दा रहेगी। अभी तक जवाब नहीं मिला कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी की शेल कंपनियों में लगा, किसका है वो सवाल खड़ा है। चाहे राहुल गांधी जी की आपने सदस्यता ले ली हो, लेकिन ये सवाल लोकतंत्र के अभी भी खड़े हैं। 25,000 करोड़ का ड्रोन डील हुई है, अमेरिका से डायमंड दिया गया है, लेकिन गैस का सिलेंडर देश की महिलाओं के लिए आज भी 1100 रुपए से ऊपर है। तो ये सब मुद्दों पर विपक्ष ठीक है, अलका जी सवाल पूछेगा। ठीक है अलका जी, मुझे ये बताइए, ये सारे मुद्दे जो आपने बताए, ये वाकई जनता से जुड़े मुद्दे हैं। ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि जनता, आप लोगों का समर्थन जनता को करना चाहिए, लेकिन जनता समर्थन कर क्यों नहीं रही? क्यों आप सबको साथ आना पड़ रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर अकेले क्यों नहीं चल रही है? क्यों विपक्षी एक गठबंधन करने की बात चल रही है? फिर अर्पिता जी, आप अगर चैनल में डिबेट कर रही हैं और मैं प्रवक्ता के तौर पर बैठी हूं, तो आपके पीछे चैनल है, मेरे पीछे मेरी पार्टी है जिसने मुझे आधिकारिक रूप से भेजा, तो आप कैसे कह सकती है जो राजनीतिक दल आज 16 इकट्ठे हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष दल, इन तानाशाह सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी का जवाब के लिए, उसके पीछे जनता नहीं है? ये आप कैसे कह सकती हैं कि जनता साथ नहीं दे रही? अभी हाल ही में कर्नाटका महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर हमने जीता है, भाजपा को औंधे मुंह आकर गिरना पड़ा है। आप ये नहीं कह सकते कि जनता हमारे साथ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं मान लेती हूँ इस पर जनता आपके साथ है, मुद्दा भी वही का वही खड़ा है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपने गठबंधन की बात कर दी, आपने कहा सारा विपक्ष एकजुट है, तो मेरा सवाल फिर से पहला वाला मैं दोहराती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल आपके साथ हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के साथ आप हैं? क्या समर्थन अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का करने वाली? मैं फिर से एक बुनियादी आपसे सवाल फिर कहूंगी, बहुत अच्छा, 20 जुलाई को ये सत्र होगा और जो भी बात है वो पटल पर होगी, जो चर्चा होगी वो पटल पर होगी। स्वाभाविक है कि हम 19 तारीख तक, क्या हमारे सांसद राज्यसभा लोकतंत्र बात कर रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व पंजाब से बात की, देखिए क्यों क्या है ना, 13 और 14 जुलाई को मैम 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में एक आप लोगों की फिर से मीटिंग है ना, उसमें आम आदमी पार्टी, क्योंकि पटना में निकलते ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि कांग्रेस साथ दे नहीं रही और जब साथ नहीं तो हम आगे की बातचीत नहीं करेंगे, तो वो तो एक पहला झटका आपको मानसून सत्र से पहले ही हो सकता है मिल जाए जब आम आदमी पार्टी आपके साथ ना है। नहीं है अर्पिता जी, देश के लोग जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एक साथ इस तानाशाह सरकार के खिलाफ देखना चाहते हैं, उन्होंने साफ कर दिया, हम एक हैं और एक होकर लड़ेंगे। एक आम आदमी पार्टी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं गणित आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। पंजाब में 13 में से 8 कांग्रेस जीतती है और दिल्ली में दूसरे नंबर पे रहते हैं। जब देश का चुनाव आएगा तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का कहीं कोई भी महत्व नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास तो कोई स्टेट है ही नहीं, आम आदमी पार्टी के पास तो कोई स्टेट है ही नहीं, उनके आने या ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्वाभाविक है उनको जो है वो ताकत मिलेगी। अकेले अपने दम पर वो चाहें कि पूरे गठबंधन को ठेंगा दिखाएं और दबाव बनाए, ब्लैकमेल करें, अभी फैसला बताइए, अभी क्या अभी बताइए। तो ये 137 साल वाली कांग्रेस पार्टी है जहां अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोकतंत्र में चर्चा होती है, ये भाजपा। अच्छा ये बता दीजिए एक छोटा सा सवाल, उसके बाद और मेहमानों के पास मैं जाऊं, टीएमसी के साथ हैं आप? नहीं है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो घमासान मचाए हुए हैं, वो जब भी जाते हैं वहां दीदी को घेर रहे हैं, आप लोग साथ हैं कि नहीं है? अर्पिता जी, अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दीपक बावरिया जी नए प्रभारी बने, अध्यक्षता में मीटिंग हुई, रेजोल्यूशन पास किया है। पहला बिंदु है कि 2025 में हम भाजपा से लड़ेंगे और 2024 में और 25 में हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके नेता जेल में है, जिसने दिल्ली को शराब की राजनीति, फिर आप समझ गई, मैं टीएमसी की बात कर रही हूं। एक सेकंड, नहीं टीएमसी पे आ रही हूं। हमारे पंजाब, दिल्ली और बंगाल की इकाइयां क्या सोचती हैं? लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, हम अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं। अंतिम निर्णय ठीक है मैम, विपक्ष साथ है कि नहीं? आप देखिए, आप कह रही हैं एक तरफ आप कहती हैं, एक सेकंड मैम, आप कह रही हैं, देखिए फिर आपने कहा आप कह रही हैं सब साथ हैं, ठीक है,
मैंने दूसरा सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी के साथ आप हैं, तो आपने कहा उनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने पूछा, एक सेकेंड, फिर मैंने पूछा टीएमसी को लेकर कि टीएमसी के साथ आप हैं, तो कह रहे अभी हम तय करेंगे। फिर साथ कहां है? नहीं, टीएमसी के साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी जो स्थानीय यूनिट कांग्रेस की, उससे बातचीत कर रहा है, उन्हें समझने और समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी का अपने राज्य में विधानसभा और लोकसभा में दोनों में वर्चस्व है। वो वर्चस्व आम आदमी पार्टी का दिल्ली पंजाब में यानी आपकी तरफ से स्पष्ट नहीं है, अभी फैसला लेना बाकी है, आप ये कह रही है ना? नहीं, गठबंधन में कौन हिस्सा होगा कौन नहीं, ये सब तय करेंगे, लेकिन हम किसके साथ कांग्रेस जाएगी वो हम तय करेंगे। मतलब अभी हमने ये तय किया है, अभी ये तय नहीं हो पाया ना, अभी आप नहीं है ना टीएमसी के साथ? नहीं, मैंने कब कहा, हम हैं, बिल्कुल हैं, वो गठबंधन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हीं के कहने पर पटना में मीटिंग रखी गई, अब उन्हीं की सहमति के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में दूसरी मीटिंग, यानी आप हो सकता है तीसरी मीटिंग बंगाल में हो। ठीक है, यानी हो सकता है तीसरी मीटिंग बंगाल में हो, ममता जी आप टीएमसी के साथ है ना? कांग्रेस टीएमसी के साथ है ना? मैं ये कह रही हूँ, गठबंधन एकजुट है, टीएमसी उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है मैम, समझ गई, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है सवाल का जवाब देना। ठीक है, जरा मैं मानव जायसवाल से पूछ लेती हूँ। ठीक है मैम, मानव जायसवाल, आप हैं कांग्रेस पार्टी के साथ कि नहीं? देखिए अर्पिता जी, सभी को तो पहले नमस्कार है। मैं काफी देर से सुन भी रहा था और हमारी दीदी है, बहुत सही तरीके से उन्होंने बात करी कि देश की क्या व्यथा है, उसके ऊपर जो इलेक्शन अगला होने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और जो देश की जो राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, उनकी जो छवि है वो काफी डिफरेंट है। लेकिन बंगाल में कांग्रेस को अपना स्टैंड लेना होगा कि जो यहाँ के अधीर रंजन चौधरी हैं, जो अपने वजूद को, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए और अपने इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए जिस तरीके से अलग-अलग बयानबाजी करते हैं, और बंगाल कांग्रेस ही है जो सबसे ज्यादा आहत हुआ था। ये जब वामपंथी जब आए थे, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने कार्यकर्ता जिस तरीके से मारे गए थे, ये वही वामपंथी के साथ आज जुड़ गए हैं। ये तो इनको सिद्ध करना होगा, क्योंकि इनके वजूद में क्या कि इन्होंने कार्य का निर्वाह किया नहीं। बंगाल में अगर धरातल पे ये काम करते और सही मायने में मूलतः कांग्रेस ही अगर रहते, तो शायद आज इनका ये चल चरित्र नहीं होता, शून्य में अटके हुए हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी को दिखाना है कि भाई नहीं, वही बहुत बड़े नेता है। लेकिन जो राष्ट्र कांग्रेस है, जिस तरीके से इन्होंने सक्रियता दिखाई है, मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी दीदी सुश्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी भी उनसे मिले और हमने मानव जी थोड़ा सार मुझे समझा दीजिए ना, आपने बहुत एक्सप्लेन करके समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे सार समझाइए, आप हैं कि नहीं है साथ, क्योंकि विपक्षी एकता की बात कर रही हूं मैं। जी देखिए, हम विपक्ष एकता के साथ है, हम विपक्ष। अरे उस विपक्षी एकता में सर कांग्रेस भी है ना, आम आदमी पार्टी भी है, तमाम दल हैं। अच्छा, उन सब के साथ है कि नहीं है? विपक्षी एकता का क्या मतलब? नहीं, 23 तारीख को एक मीटिंग हुआ था ना पटना में, आपको उसका ममता दीदी जल्दी भी चली गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं, थोड़ी देर ही शामिल हुई, चली गई। नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जितना देर था दीदी वहां पे थी और वो जल्दी से नहीं चली गई, एक दिन पहले पहुंची थी। ये तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा, एक दिन पहले पड़ी थी, लेकिन जब सर एक दिन पहले पहुंची थी, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें वो निकल गई थी जल्दी थोड़ा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्वीरें दिखा दूंगी, खैर पूरा का पूरा हो चुका था। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए ना, कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? हम विपक्ष के साथ है और कांग्रेस सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का है। अच्छा। ये आपको मानना होगा, ये धरातल पे मौजूद है। कांग्रेस कितने राज्यों में है, कांग्रेस की सीटें डायरेक्ट भाजपा से कितनी लड़ाई होने वाली है, वो सबको पता है। हम बंगाल कांग्रेस में जो आपके हमारे जो नेता है यहाँ पे बंगाल में जो बहुत बड़े मतलब आपको राहुल गांधी से दिक्कत नहीं है, आपको अधीर रंजन चौधरी से दिक्कत है ना सर? शायद यही समझ पा रहे हैं ना? हमको दिक्कत है कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि वो वामपंथियों के साथ जुड़ेगी, कि वो टीएमसी के साथ जुड़ेगी और वो सही में मूलत्व, सेक्युलरिज्म और मूलत्व निर्वाह जो एक पार्टी को करना चाहिए, हर वर्ग को साथ लेकर। ठीक है, समझ गए सर। ठीक है, जल्दी से मैं और मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ लूं। आ रही हो सर, फिर आगे अपनी बात और कंप्लीट कीजिएगा। एक सार समझ में आ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। ऋतुराज झा भी है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, आप थोड़े लेट जुड़े, इससे पहले मैं अलका लांबा जी से बात कर रही थी कि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस आपके साथ है कि नहीं है, क्योंकि पटना में मीटिंग के बाद तो आपने कहा कि वो साथ दे नहीं रहे, अब मुश्किल है कि हम साथ दें। वो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के होने ना होने का फर्क ही नहीं पड़ता सर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई जो कि सुप्रीम कोर्ट तक 8 साल तक लड़ी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक यूनानिमस फैसला देती है दिल्ली के जनता के हक और अधिकार के पक्ष में। आज 8 साल से जो संघर्ष कर रहे थे उसको केवल 8 दिन बाद ही केंद्र की सरकार पलट देती है।
एक काला अध्यादेश ला करके जिसकी लड़ाई लड़ने की बात हो रही है, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे वो कोर्ट के अंदर में हो। आपने देखा कोर्ट के अंदर भी हमने पिटीशन दाखिल करी है। राज्यसभा के अंदर में 12 ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी सीटें हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा में इस ऑर्डिनेंस को बिल बन करके अगर आता है मॉनसून सत्र में, तो इसको कैसे गिराया जाए। लगभग 12 में से 11 पॉलिटिकल पार्टीज इस पे आकर के खुलकर समर्थन कर चुकी है। हाँ। केवल कांग्रेस पार्टी नानुकुर कर रही है। हमने इनसे कहा कि भैया ठीक है, मैं आप अपना ऋतुराज जी मैं आ रही हूँ, आप स्टैंड अपनी क्लियर यहीं करो। से बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस बीच कुछ तस्वीरें आनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल शहडोल में मौजूद हैं, वहां पर आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, बैठिए, आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी, मैं ग्राम पंचायत धनगामा की सदस्य तेंदुपत्ता संग्रहण समिति की अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेसा एक्ट लागू किया और हमें इस पेसा एक्ट से हमें बहुत फायदे मिले हैं। क्या क्या फायदे मिले, जरा समझाइए ना मुझे। सर, हमें आय का साधन मिला है हाँ, और हमें हमारा अधिकार मिला है जल जंगल जमीन का। हाँ, हम अपने स्तर से उस पर काम कर सकते हैं, हमें अपना अधिकार मिला है। सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जी जो पुरानी पीढ़ी के हैं, जी। उनको क्या लगता है पहले जो तकलीफें थी और अब जो हुआ उससे क्या फर्क हुआ, क्या लगता है उनको? सर, पहले हम विभाग के लिए काम करते थे, हाँ, अभी हम खुद के लिए काम करते हैं और जो भी हमारा आय होगा उससे हम ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर सकते हैं। सर, कैसा ग्राम पंचायत में क्या क्या करवा रहे हैं? सर, जैसे कि तालाब खुदाना है, जल का संसाधन खुद से करा सकते हैं, और जैसे कि वहाँ पे निरीक्षण भी है, हम ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हैं जो भी वहाँ पे हैं। और वहाँ पे जो पटवारी हैं उनको ग्राम सभा में अपना वो नक्शा खसरा दिखाना होगा हर साल में, और जो दारू का दुकान है उस पे ग्राम सभा की बैठक के बिना नई दुकान नहीं खुल सकती हैं। और जैसे लड़ाई झगड़ा है वो हम खुद से निपटा सकते हैं। अब हमें पुलिस के पिछले दिनों में कोई निपटाया क्या ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा? सर, अभी तो हम तेंदुपत्ता संग्रहण समिति में है तो। अच्छा, वो काम कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी तो झगड़ा नहीं करते होंगे अभी तो, हैं? अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? सर, एमए किया? अरे वाह, क्या विषय था? हिंदी लिटरेचर। अच्छा, शाबाश। हाँ, बताइए भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जय सेवा व जय जोहार। जय जोहार। मैं शांति एवं विवाद निवारण समिति ग्राम पंचायत पकरिया का अध्यक्ष हूँ। पेशा एक्ट लागू होने के बाद पेशा एक्ट के अंतर्गत हमने 7 सदस्यीय शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया, ताकि हमारे गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे पारिवारिक विवादित हो जाते हैं, पड़ोसियों से विवादित हो जाते हैं, या फिर शराब पीकर गाली गलौज करके झगड़ा हो जाते हैं, वह जमीनी विवाद को लेकर के ऐसे हो जाते हैं, तो वो अपने जो शांति एवं विवाद संगठन के माध्यम से हम ग्राम सभा जो है तो लगा करके जो छोटे मोटे विवादों को सुलझा लेते हैं। तो आदिवासी परिवारों के साथ मुलाकात करते हुए उनसे उनकी समस्याओं, जिस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं उसको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने आपको सुनाया। एक बार फिर से जरा चर्चा पे लौटते हैं, और क्योंकि ऋतुराज जी अपनी बात कंप्लीट आप जरा जल्दी से कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के साथ आप अगर वो साथ नहीं देते हैं, सर मेरा एक सवाल भी इसमें ले लीजिए, तो जो 13-14 जुलाई को बैंगलोर में विपक्षी दूसरे दौर की बैठक, उसमें आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बात बीच में कह रहा था क्योंकि एकदम से आपने मुझे टोका जी। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि 12 पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर है राज्यसभा के अंदर में, जिनके पास सीट्स है जो कि पर्याप्त है, जो कि यहाँ पर में गिराई जा सकती है इस ऑर्डिनेंस को बिल बनने से। 12 में से 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने खुलकर के समर्थन दिया है कि ये जो है तो गैर संवैधानिक ऑर्डिनेंस लाया गया है, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर पे सीधा हमला है, संविधान पे हमला है, और संविधान को बचाने के लिए और इस काले अध्यादेश को बिल ना बन पाए इसके लिए हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमने क्या कहा
कांग्रेस पार्टी से यही तो कहा कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। स्कूटर का भी स्टैंड होता है और कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। घुमा रहे हैं जलेबी, हाँ वहां घुमा रहे हैं। अरे हाँ या ना, करेंगे नहीं करेंगे, समर्थन देंगे नहीं देंगे, कुछ तो बताओ। हाँ या ना कुछ तो करो। मान लीजिए, मतलब इनके साथ ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर युवराज जी समर्थन नहीं आता है, बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो आप लोग विपक्ष में साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, या कांग्रेस के चलते अलग ही हो जाएंगे उस विपक्ष की महागठबंधन से? देखिए अर्पिता जी, गठबंधन होगा कैसे होगा नहीं होगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी ये बात है कि जो काला अध्यादेश ला करके संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई है, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं। ये काला अध्यादेश, आप सोचिए हमारे देश में जनतंत्र है, यहाँ पर डेमोक्रेट के ऊपर में अगर ब्यूरोक्रेट को बैठा दिया जाएगा, मतलब आपकी ये बात सिस्टम नहीं है हमारा। ठीक है, अध्यादेश की बड़ी बात है। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अभी महागठबंधन को लेकर आगे बातचीत होगी, हो सकता है आप इसके बाद भी साथ आ जाएं कांग्रेस पार्टी के, अगर वो आपको सपोर्ट ना करें तो। महागठबंधन को लेकर बातचीत भी होगी। देश की जरूरत है महागठबंधन करना। सभी लाइक माइंडेड पार्टीज को आकर के इस जो संविधान विरोधी सरकार है, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, किस प्रकार से महंगाई मुद्दा है, किस प्रकार से बेरोजगारी मुद्दा है, किस तरीके से देश के अंदर में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन राजीव रंजन जी का भी ले लूं। प्रेम शुक्ला जी के पास भी नहीं जा पाई हूं। विनय जी, मैं जल्दी से आ रही हूँ। राजीव जी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ईडी सीबीआई का भेजा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है राजीव जी, आगे रात जो है नीतीश जी मुस्कुरा कर तो उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी अड़चने हैं। अब देखिए यहीं पर टीएमसी के साथ कांग्रेस है कि नहीं है, स्पष्ट नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी है, स्पष्ट नहीं है। सर कैसे जुटेंगे सारे? अभी तो एक ही मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन रही, और जब महागठबंधन होगा तब तो बहुत सारे मुद्दे होंगे। देखिए अभी संसद का सत्र शुरू, इसमें अभी वक्त बाकी है, और ये जो कुछ मुद्दे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि लोकतंत्र में हर पार्टी के अपने स्टेक्स का प्रभाव क्षेत्र है, उसकी प्राथमिकता है, उसके आधार पर वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब देश में जनाक्रोश तेजी से बढ़ा, मोदी जी का करिश्मा चूक रहा, राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी पराजय की ओर बढ़ रही, इन राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, वहां भी सर्वेस के जो रिपोर्ट है, कहीं नरेंद्र मोदी जी की आंधी नहीं, उनकी पूरी पलटन एक बड़े शिकस्त की प्रतीक्षा कर। हार किस अंतर से हो ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये तेलंगाना हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, छत्तीसगढ़ हारेंगे और राजस्थान हारेंगे, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये जमीनी यथार्थ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिवाय इसके कि हमारे इन 16 दलों के बीच किन किन मुद्दों पर गांठें हैं, उन गांठों की चर्चा करके आप अपना दिल बहला सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर कह रहा हूं, लेकिन दरअसल आपको भी यह बताना, एक तरफ देश के 16 राजनीतिक दल या तो वो सत्ता में है या प्रतिपक्ष के मजबूत और बड़े दल, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे गठबंधन की अगुवाई कर रही है जिसमें कोई साथी नहीं, बहुत ही छोटे राजनीतिक दल, और परिवारवाद पर बात करेंगे तब तक अगर मांझी जी यहां से जा रहे हैं तो गला मिलने के लिए भी तैयार दिखेंगे। तो जिस तरह से बेसब्र भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि जब विपक्ष की तैयारियां इस कदर तेजी के साथ मुकम्मल जमीन उसकी तैयार हो रही, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इन चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएगी? ठीक है सर, आपने मेरे सवाल पर एक लकीर के सामने एक और बड़ी लकीर खींच दी है। मैंने आपसे विपक्ष को लेकर कि कैसे आप सबको सुलझा पाएंगे, आपने पहले बता दिया। देखिए बीजेपी तो अपनी ही वजह से हार जाएगी, क्योंकि किस तरीके से महंगाई, ये सारे मुद्दे जनता के बीच हैं। चलिए मैं जरा इस पर प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कार्यों के बल पर चुनाव लड़ने जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड से छोटे नेता नहीं है, ना छोटे दल हैं। शिवसेना हमारे साथ है। राजीव रंजन जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण जो है इनकी पार्टी को 16-17 इनके सांसद चुनकर आए थे। आज जो है 13 सांसद शिवसेना के साथ भी हैं, कि जब जितने इनके विधायक हैं लगभग उतने विधायक शिवसेना के भी हैं। तो शिवसेना को ये छोटा मोटा दल, 40-42 विधायकों को छोटा मोटा दल
अगर ये कहते हैं तो इनका दल तो अत्यंत छोटा है, क्योंकि तीसरे नंबर का दल है, जबकि शिवसेना भी वहां जो है तीसरे नंबर का दल है। वहां इसलिए जो है किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने के पहले सोच लेना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 230 सीटों पर 50% से अधिक वोट मिले हैं। शेष में भी हमको 40% से अधिक वोट लगभग मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ निश्चित तौर पर जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उन कामों का ब्यौरा लेके जनता के सामने जाएगी। विपक्ष अपनी बातें रखेगा, जनता को तय करना है और उसके अनुकूल उसमें जनादेश देना है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब यूसीसी बिल पेश हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने चर्चा की, उसके बाद विपक्ष में भी इसको लेकर बहुत गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। देखिए, इस बारे में जो है सरकार अपना निर्णय लेगी, लेकिन ये निश्चित है कि समान नागरिक संहिता ये हमारा जो है मूलभूत मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन रहा है भारतीय जनसंघ, उसमें भी हम जो है समान नागरिक संहिता हमारा संकल्प था, वो हमारा संकल्प है। तो संकल्प पूरा कब होगा सर? संकल्प हमारे पास जैसे ही संसदीय हमारे पास जो बल होगा हम करेंगे उसको पूरा, और उस पर जो है आदरणीय संसदीय मंत्री महोदय निर्णय ले सकते हैं, हमारी कैबिनेट निर्णय ले सकती है। कौन सा बल सर? देखिए, हमको ये बिल पास कराने के लिए निश्चित तौर, हाँ अच्छा प्रश्न है आपका, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर हमको बहुमत चाहिए होगा। लोकसभा में हमारा बहुमत स्पष्ट है, राज्यसभा में हमको कुछ लोगों ने समर्थन किया तो हमने अनुच्छेद 370 में संशोधन किया। इस तरह का समर्थन हमको अगर राज्यसभा में प्राप्त होगा और सरकार निर्णय लेना चाहेगी तो सरकार निर्णय लेगी इस बारे में। तो अभी भी सरकार निर्णय, अभी ये तय नहीं है कि निर्णय ले लिया गया है, अभी चाह में है। निश्चित तौर पर अगर निर्णय ले लिया गया होता तो आपको ज्ञात करा दिया गया होता, इस बारे में बयान आ गया होता कि हम इसी सत्र में जो है समान नागरिक संशय बना हुआ है। चलिए ठीक है, ठीक है, जरा इस पर तो अभी तक किया नहीं गया है। ठीक सर, क्योंकि 9 साल का लंबा इंतजार हो गया ना सर, हर घोषणा पत्र में इसका जिक्र होता है, इसीलिए विपक्ष ये कहता है कि हर बार केवल चुनावी शकूवे के तौर पर इसको छेड़ दिया जाता है। हाँ, तो वो तो अच्छा प्रश्न आपका अर्पिता जी। विपक्ष के लोग तो हमसे ये भी पूछते थे कि मंदिर कब बनवाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जिन लोगों ने बाबर की मस्जिद बनाने का वहां संकल्प लिया था, उनकी छाती पे चढ़कर जो है मंदिर बना रहे हैं, ये पूछते थे अनुच्छेद 370 में। देखिए, ये बीच में बोलना गलत है। अर्पिता जी ने किसी के बीच में बोल रहा था क्या? अर्पिता जी, वो ये कह रही है राम मंदिर के कानूनी फैसला है जिसका क्रेडिट हमेशा बीजेपी ले लेती है। ठीक है अलका जी, आपकी बात कह दी मैंने, ठीक है, थैंक यू जी। हाँ, लेकिन वो कानून, वो लड़ा कौन था? कांग्रेस तो खड़ी थी मस्जिद के समर्थन में। कपिल सिब्बल किसके तरफ खड़े थे? रविशंकर प्रसाद, राम जन्मभूमि न्यास समिति, उसके लिए आंदोलन किसने? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, पुराने बीच चले गए सर, बोलने लगी। ठीक है, 370 और राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। एक सेकंड अलका लांबा जी, प्रेम शुक्ला जी, ये अजब अन्याय है। मैं किसी के बीच में 20 मिनट तक अलका लांबा जी, ठीक है, मेरी बात नहीं पूरी होने दी जाती अलका है। जी प्लीज कर, ये क्या तरीका है? ठीक ठीक, प्रेम शुक्ला जी, मुझे मेरी अनुच्छेद 370 पर भी बात पूरी होनी चाहिए। जी जी, कहिए। अर्पिता जी, मेरा आग्रह है कि अनुच्छेद 370 पर भी मुझे मेरी बात रखनी। जी जी, जल्दी जल्दी सर। अनुच्छेद 370 पर भी इसी तरह का प्रश्न जो है बारंबार पूछा जाता था। ठीक है, जब हमारे पास अवसर आया, हमारी शक्ति हुई, हमने अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। इसी तरह से हम समान नागरिक संहिता निश्चित तौर पर लागू करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्वप्न की पूर्ति हम ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है अलका जी। हाँ अर्पिता जी, मैं एक बात की आपकी तारीफ करती हूँ, एक एक शब्द के आपने इनसे सवाल पूछे, एक शब्द का बहुमत, बल, मतलब कि पूर्ण बहुमत की 9 साल की सरकार, संकल्प यूसीसी कॉमन सिविल कोड लाएगा, 9 साल से संकल्प चल रहा है। आप कह रहे बहुमत चाहिए, बल, आपने सही पूछा कौन सा बल चाहिए? आप तो तानाशाह हैं, कृषि कानून अध्यादेश के मामले से थोपते हैं आप देश के किसानों पर, भूमि अधिग्रहण कानून आप जो है इससे लाकर थोपते हैं अध्यादेश से, 370 चुनाव वहां पर नहीं हो रहे हैं, लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं अध्यादेश के मामलों से, आज दिल्ली के अधिकार छीन रहे हैं अध्यादेश। कौन सा लोकतंत्र? अब जिनके पास बहुमत नहीं है, साफ आपने ठीक इनकी मंशा को पहचाना। कॉमन सिविल कोड 8 महीने पहले, जिसका ड्राफ्ट ही नहीं मालूम है, जिसका क्या रूपरेखा मालूम ही नहीं है, उसका समर्थन आम आदमी पार्टी ने कर भी दिया है
और इन्हीं के सहयोगी दूसरे जो दल इनके साथ है वो कह रहे हैं हमारे सामने ड्राफ्ट तो लाइए, किस पे समर्थन चाहिए, क्या चर्चा चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू आदिवासी दलितों का भी अधिकारों में बिल्कुल हस्तक्षेप होगा, ये संविधान के खिलाफ होगा। लेकिन हम फिर भी कहते हैं लाइए आपका जो ड्राफ्ट है पार्लियामेंट में रखिए, व्यापक चर्चा करिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी आपने देखा एक महिला से भी चर्चा कर रहे थे, महिला को कहा आप क्या करती हैं, अच्छा लड़ाइयां सुलझाती हैं। मुझे तो लगा ये ना कह दे मणिपुर भी चली जाओ, वहां पर भी 50-60 दिन से मणिपुर जल रहा है, 2 गुट लड़ रहे हैं, मैं उसको सुलझा नहीं पा रहा, तो महिला को मणिपुर ना भेज दिया होता। उस महिला से ही सीख लेते कि 2 लोगों के गुटों की लड़ाई को वो कैसे सुलझा रही है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रास्ता दिखता और मणिपुर की आग सुलझ जाती। ठीक है अलका जी, देखिए इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, जो ये मानसून सत्र जिसकी शुरुआत जो है 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाला है, 23 दिन का ये मानसून सत्र ये नए संसद भवन में होगा। नया संसद भवन जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी, शानदार ये संसद भवन 20 जुलाई से 11 अगस्त तक जो ये 23 दिन का मानसून सत्र चलना है, ये नए संसद भवन में ये चलेगा। पहले खबरें थी कि हो सकता है कुछ जो सत्र हैं ये पुराने संसद में चले, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाए नए संसद भवन में, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है नए संसद भवन में ही मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस पर एक रिएक्शन में जल्दी से लेना चाहूंगी अलका जी आपका। नहीं देखिए, नया संसद भवन है, देश के करदाताओं के पैसों से बना है, विपरीत परिस्थितियों में बना है। जब कोरोना महामारी से लड़ रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, सिलेंडर नहीं था, तब 20,000 करोड़ से यह निर्माण किया गया। अब ये बन गया, ये देश की धरोहर है और बिल्कुल लोकतंत्र जिंदा रहे, विपक्ष की आवाजों को सुना जाए, ना कि पिछले सत्र की तरह विपक्ष की आवाज दबा के सदस्यता रद्द करके। अलका जी आपने कहा ये देश की धरोहर है, आपने कहा ये देश की धरोहर, जब उद्घाटन हो रहा था तब भी देश की धरोहर ही थी ना, क्यों नहीं पहुंचे थे आप? नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक जो इसकी कस्टोडियन है, उनका अपमान हो रहा था, हम उनके साथ खड़े थे, हम उस अपमान के खिलाफ खड़े थे कि ये अपमान नहीं होगा। देश की प्रथम महिला। ठीक है, मैं जल्दी से विनय जी के पास चर्चा में अभी तक नहीं जा पाई हूँ, एक बार ठीक है मैं जल्दी से विनय जी के पास संसद भवन के विरोध में नहीं। ठीक है सर, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन में विनय जी से जल्दी से ले। अर्पिता जी, मानसून सत्र है इस सत्र का नाम, मानसून सही में आ भी गया है, दिमाग में थोड़ी ठंडक रहेगी और मुझे लगता है कि नए संसद भवन में नया संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए विपक्ष को खास तौर पे कि हम लोग 2.5 लाख रुपया पर मिनट जो करदाताओं का पैसा है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, जो 1.5 करोड़ रुपया पर घंटा लगता है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, जो 150 करोड़ का बजट एक सत्र के चलाने में लगता है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे और एक सार्थक चर्चा करेंगे। अर्पिता जी, मैं ये बोल रहा हूं कि हुआ क्या है कि विपक्ष का काम विरोध करना नहीं होता, ये नाव और पतवार का संबंध है सत्ता और विपक्ष का, सरकार दोनों को मिलाकर के बनती है। तो विपक्ष केवल अधिकारों की बात नहीं, राइट टू ईट, राइट टू दिस, राइट टू एक्सप्रेशन, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेशन भी है और ये आपके पैसे से नहीं चलता, आप करदाताओं के पैसे से आप संसद सत्र चलता है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है, उस जिम्मेवारी का आपको सचेत रहना चाहिए। एक अंतिम बात कहता हूं अर्पिता जी, आते हुए मैं एक वीडियो देख रहा था, मैरी मिलीबेन है, व्हाइट हाउस की ऑफिशियल सिंगर है वो, और उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि कोई व्यक्ति भारत से आकर के अमेरिका में अपने देश के बारे में शिकायत कर रहा है तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो हम ये जो बात कहते हैं ना कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, दुनिया भर में जाकर के दुनिया उसका कॉग्निजेंस ले रही है, दुनिया उसका बुरा मान रही है। विनय जी खड़ी नहीं हो रही है। मैं विनय जी, आपने क्योंकि स्टार्टिंग में एक बहुत बढ़िया पॉइंट कहा, आपने कहा एक सेकेंड अलका जी प्लीज, मैम अच्छा नहीं लग रहा, हर कोई बहुत शांति से बैठा है, मैम आप बार बार बोल रही, सबसे ज्यादा मौका भी देखिए मैंने आपको दिया है, अच्छा नहीं लगता मैम, अपनी अपनी बारी में प्लीज सब लोग धैर्य बना के रखें। मैम प्लीज आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगी। ठीक अलका जी, आपका पॉइंट होगा, मैं मान रही हूँ आपका पॉइंट होगा इसमें, लेकिन अपनी बारी में मैम प्लीज समय थोड़ा सा प्लीज मैम, समय वैसे ही कम होता है। ठीक है विनय जी, मेरा मैम आवाज कम करानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा प्लीज मैम। विनय जी, आपने ये जो बात कही कि सबकी नाव और पतवार का एक रिश्ता है विपक्ष और सरकार का, लेकिन अब एक नई एक प्रथा कह लीजिए, नई परंपरा कह लीजिए, ये शुरुआत हो चुकी है कि भाई पहले वो सुधरे, तो यहां विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल उठा देता है कि सत्र इनकी वजह से नहीं चल रहा, सरकार ये कह रही है लीजिए विपक्ष की वजह से नहीं चल रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार खुद प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, जिसको चलाने की जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसको चलाना चाहिए। अगर हर कोई इस तरह सोचने लगे तो किसको पड़ी है कि करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अर्पिता जी, मेरी तो सलाह है, पहला जो दिन है ना, इसी बात पे बहस हो जाए कि एक आचार संहिता बन जाए कि संसद सत्र चलेगा कैसे, और पुरानी बात करते हैं कि आपने डिस्टर्ब किया इसलिए हम कर रहे हैं। अरे नई संसद है, नया युग है, नया दशक है, तो नई परिपाटी क्यों नहीं शुरू हो सकती कि संसद में हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे।
क्योंकि इसलिए कि कैमरे लगे हैं, दुनिया भर में प्रसारण होता है, बाद में काटना पड़ता है जो अनाप शनाप बोला जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आचार विचार को लेकर के भी चर्चा ही करना चाहते हैं, चर्चा सरकार करने ही नहीं देती। तो कहां विपक्ष तो मीडिया में जितनी चर्चा करती है उतनी चर्चा पार्लियामेंट में कर लेना। वो कह रहे हैं करने ही नहीं देते। हम जिन सवालों पर जवाब चाहते हैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रही सरकार। जी आपने डिबेट का नियम है ना, एक दूसरे पर नहीं बोलेंगे, पार्लियामेंट में ये नियम बन जाए, आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर तय कर लें, एक जब बोलेगा तो दूसरा नहीं टोकेगा, सबकी बात सुनी जाएगी। और ये इसलिए जरूरी है, आज नहीं तो कल ये नियम बनेगा, आज ही ये नियम। आप जो इस वक्त कर रही है ना मैम, आप जो इस वक्त कर रही हैं, इसी वजह से संसद चल नहीं पाती मैम। करोड़ों रुपए हमारे बर्बाद होते हैं जो टैक्स देता है आम जनता। बिल्कुल। अगर आप जो कर रही हैं अभी डिबेट में, मैं आपको 4 बार शांत करा चुकी हूं, आप बार बार राजनीतिक विश्लेषक का समय जो अभी पूरी डिबेट में मैम आप देख लीजिए, आप 5:32 हो गए, 5 बजे शुरू हुई थी चर्चा, मैं अब उन पर आ पाई हूं, आप उनको 5 मिनट नहीं बोलने दे रही। नहीं, मैं उनको बंद नहीं कर रही। मैम रुक जाइए प्लीज, मैंने उनकी ज़बान वो यही कह रहे हैं कि एक के ऊपर एक ना बोले, थोड़ा लोकतंत्र हम अपनी पर्सनालिटी में ले आए। अलका जी, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा लोकतंत्र हम अपने आचार विचार और व्यवहार में ले आए तो डिबेट भी अच्छे से चलेगी, पार्लियामेंट भी अच्छे से चलेगा। शर्त यही है कि एक दूसरे को टोकिए मत, एक दूसरे से झगड़िए मत, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बात कहिए। और पार्लियामेंट में तो ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां जो बहस होती है उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। इस डिबेट में पब्लिक का पैसा नहीं लगा है। यहां तो चलिए थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं दाएं बाएं, वहां तो पब्लिक का पैसा है जी। इसलिए जिम्मेवार नागरिक की तरह, जिम्मेवार सांसद की तरह बहस जिम्मेवारी से कीजिए। वो आपका पैसा नहीं है जो समय आप बर्बाद करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए क्योंकि नया संसद भवन है, मॉनसून सत्र की शुरुआत है, बहुत सारी चीजें हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, लेकिन ये हो हंगामा तो चलता ही रहेगा। इसके लिए सरकार की अपनी रणनीति क्या है सर? क्योंकि ये बहुत बुनियादी सवाल है, हालांकि हो सकता है चर्चा से इतर हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सरकार का अपना कोई रोड मैप है? सर्वदलीय बैठक होते हैं, कहते हैं चलिए सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं हर मुद्दे पर। आप लोग एक आह्वान कर देते हैं विपक्ष से कि विपक्ष प्लीज संसद चलने दीजिए, वो चलने नहीं दे रहे हैं, होगा क्या? जी देखिए, आज भी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संसद आहूत करने के संदर्भ में सूचना देते समय यही पहली बात कही कि हम संसद में एक जो है सकारात्मक चर्चा करें, हम देश के जुड़े विषयों पर चर्चा करें। और बारंबार सरकार पिछले 9 वर्षों में हर बार कहती है कि आप नियमानुकूल चर्चा करने के लिए हम हर विषय पर, लेकिन नियम है उसके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1950 में पहली संसद के सदन के नेता बने से उस समय से जो नियम बने, उन्हीं नियमों के अनुकूल आज भी संसद संचालित हो रहा है। तो जो नियम पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बनाए गए, उन नियमों को आज श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस क्यों अस्वीकार करती है? ये कारण बताए वो। जो नियम है उसके नियम के अनुकूल आप नोटिस दीजिए, आपको जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आइए, सर्वदलीय बैठकों में हिस्सा लीजिए। न सर्वदलीय बैठक में आने को तैयार है, न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो कमिट करके जाते हैं वो दूसरे दिन उसका अनुपालन करने को तैयार है। तो हंगामा करने की जगह तो है नहीं। की मांग करते रहे, आपने सर्वदलीय बैठक नहीं की, बीच बोलने लगी चीन हमला यही करती है कांग्रेस। अभी फिर बीच बोलने लगी ना अर्पिता जी। रैली में 20 जवान शहीद हो गए। देख रही ना विपक्ष क्या करता है, बुलाने की मांग करते रहे। बताइए अर्पिता जी, आप समझ रही ना कि कांग्रेस का संसदीय प्रणाली में कितना विश्वास है, लोकतंत्र में कितना विश्वास है। ना घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। समझ रही हैं आप अर्पिता जी? अब आप टोकने से भी थक गई है, टोक भी ले रही है। ठीक है अलका जी, इनको टोकते टोकते भी आप थक गई है। नहीं अर्पिता जी, टोकना नहीं, लोकतंत्र में चर्चा है। कोई बिंदु ऐसा आया जिसपे मुझे कहना, मैं कह रही हूँ अपनी बात को। देखिए लगातार मेरे बीच में बोल रही है, सुनिए। अब मैं इनके बीच में बोलूं कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि बहस बिगड़ रही है? ठीक, नहीं बिल्कुल नहीं बिगड़ रही। आप 370 की बात करते हैं पर ये नहीं बताते जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली क्यों नहीं कर रहे, क्यों वहाँ चुनाव नहीं हो रहे, वहाँ क्यों कश्मीरी पंडितों को आज भी न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों बहत्तर घंटे बिजली नहीं है और कश्मीरी पंडित सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आप सिर्फ मंदिर के नाम पर, कॉमन सिविल कोड के नाम पर, 370 के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर देशों को बार-बार अलका जी आप देखिए, ठीक है, आप बुनियादी सवाल पूछिए। बहुत सारे, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, वो बहुत वो ऐसी चीजें पूछ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। एक सेकंड ठीक है प्रेम शुक्ला जी, वो पूछ रही हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा हो नहीं पाती है। आप नियमों का हवाला दे देते हैं, वो कह रहे हैं हम सारे नियम के साथ जाते हैं फिर भी हमारी चर्चा नहीं हो रही है। बहुत सारे मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक
बैठक बुलाना चाहते हैं, बीजेपी उस पर चर्चा ही नहीं करना चाह रही है। बिल्कुल, क्योंकि पहले इतनी टकराव की स्थिति थी नहीं, अब इतनी ज्यादा टकराव की कि हर विषय पर आप टकराव करें। सर कैसे चल पाएगा सत्र? नहीं अर्पिता जी, हर विषय पर सत्ताधारी दल हर विषय पर नियमानुकूल चर्चा करने के लिए हमेशा से तैयार रहा है। नियम तोड़कर जो नियमावली बनाई जाती है उन नियमों को भंग करके हंगामा खड़ा करके संसद की कार्रवाई मुझे आवाज कम करवानी पड़ेगी अगर कोई रचता है तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो है वो विपक्ष करता आ रहा है। ये आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष भी बारंबार कह चुके हैं, राज्यसभा के सभापति महोदय भी बारंबार विपक्ष की इस अनीति के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। विनय जी, इसमें कुछ हो सकता है, मैं क्योंकि अब खत्म करना है मुझे, ऐसा कोई विषय नहीं। ये कह रहे हैं नियमों के हिसाब से नहीं है, कांग्रेस कह रही है सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते, चर्चा नहीं करते, हम कहते रह जाते हैं, विषय पर बात नहीं होती, सरकार बात नहीं करना चाहती, तानाशाह रवैया अपना रही है। कौन सही कौन गलत और क्या करे आम जनता? चर्चा देखिए, चर्चा कांग्रेस करती है, लेकिन सिर्फ यही अंतर है कि पार्लियामेंट में जो चर्चा उसको करनी चाहिए वो बाहर मीडिया में करती है। मीडिया में चर्चा मत कीजिए, चर्चा का जगह पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बढ़िया चर्चा हो जाएगी, बढ़िया पार्लियामेंट चलेगा, निकल करके चीजें अच्छी आ जाएंगी। और ये जो चर्चा है इस पे खर्चा बहुत होता है और वो खर्चा पब्लिक का होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिम्मेवारी से चर्चा कीजिए, भागिए मत, वॉकआउट मत कीजिए, बहिष्कार मत कीजिए। और ये जो संसद बना है, अलका जी की बात से सहमत हूं कि ये टैक्स पेयर के पैसे से संसद बना है, इसीलिए ये आपका भी संसद है, ये नया भवन आपका भी, अलका जी। और मानव जी जल्दी से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से सर, मेरे पास लास्ट मिनट। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो संसद की हम बात कर रहे हैं, जो खर्चे की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो खर्च नहीं हो रही हैं। जैसे कि विज्ञापन चल रहा है हमारे मोदी जी का, जहां 6,500 करोड़ इतने सालों में दे दिया। लेकिन सबसे मुल्लतव बात क्या है, जब हम कैमरा की बात करते हैं तो वो कैमरा कहाँ आकर्षित रहता है? सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर। जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग जनता की बात को संसद में लेके जा रहे हैं, ये क्या सुनने देते हैं? ये तो मौनधारी खुद है। और संसद की बात नहीं सुनने का कारण क्या है? एक पार्लियामेंटेरियन को खत्म कर दिया था, भैया पार्लियामेंटेरियन अब नहीं रहे। ठीक है मानव जी, वक्त मुझे इतनी की ही इजाजत देता है, लेकिन देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि सत्र कैसे चल पाएगा। फिर एक और बड़ा सवाल कि विपक्ष कैसे सब साथ आ पाएगा और कैसे अब एक आम सहमति बन पाएगी सारे दलों के बीच में अलग अलग मुद्दों पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच सत्र जो है, मानसून सत्र जिसकी शुरुआत 20 जुलाई से होनी है, 11 अगस्त तक चलनी है, ये सत्र बखूबी चल पाएगा।